स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अभी तो आप लोगों ने भी सुना होगा ओजोन होल इज फिलिंग अप नाउ। अब हम जानना ये चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये ओजोन होल क्या होता है, ओजोन क्या होता है, और ये अगर फिल कर रहा है तो बेसिकली इसमें ओजोन होल क्रिएट कैसे हुआ था। आज सारी चीजें इस सेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ओजोन होल क्या है और हमारे किस तरीके से काम आता है, कहां पे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन होल देखने को मिलता है, एग्जैक्टली कैसे बनता है और कैसे ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसे हमने क्या स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि नाउ ओजोन होल इज फिलिंग, मतलब अब धीरे धीरे आपका ओजोन होल अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें ऑफ डिस्कशन में क्या है। आपको एक न्यूज देखने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कि साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ जोन डिप्लीशन 2022, इस रिपोर्ट की आउटकम्स के अंदर बताया जाता है कि आपका जो ओजोन होल है वो बाय 2066 कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगा, टोटली ये रिपेयर हो जाएगा। अब टोटली अगर ये रिपेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। यस, ऑलरेडी इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है। मतलब हमारे जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं उनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ओजोन होल धीरे धीरे रिपेयर हो रहा है। इवन आफ्टर 2000 में ये बोलूंगा कि आपका ओजोन होल वापस से फिल होना शुरू हो गया था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हमें ये पता लगता है जो 2066 है उसमें तो हमारे एंटार्क्टिक रीजन के अंदर जो ओजोन होल है वो फिल होगा, लेकिन उससे पहले ही 1980 के लेवल तक आपका 2066 में तो अंटार्कटिका का लेवल पहुंचेगा। इससे पहले 2045 में आर्कटिक का और 2040 में हमारे रिमेनिंग प्लेनेट का ओजोन होल रिपेयर हो चुका होगा। यहां आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा 1996, 97, 98, 99 एंड सो ऑन, ये आपकी सिचुएशन नजर आ रही है ओजोन होल की। एंड डेफिनेटली नाउ वी आर गोइंग टू गेट रिड आउट ऑफ इट, मतलब इससे हमारा पीछा अब छूटने वाला है ओजोन होल से। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये ओजोन क्या है, फिर हम समझेंगे ओजोन होल क्या है, ओजोन कहां पे मिलती है और कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओजोन क्या होता है? ओजोन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। गलत समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का वो मॉलिक्यूल नहीं है जिसको हम इनहेल करते हैं। एग्जैक्टली जो हम कंज्यूम करते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, बट यहां पे ओजोन क्या होता है? ओजोन होते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो O3 की तरह आपको रिप्रेजेंट होता है। ओजोन होता है O3। अब सवाल आता है कि ओजोन जैसे आपका ऑक्सीजन है सर, ये तो लगभग 21% मिलता है, नाइट्रोजन है 78% मिलता है, तो ओजोन हमारे पास कितने अमाउंट में है एटमॉस्फेयर में? ओजोन लगभग नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज हार्डली 0.001%, बट ये थोड़ा सा अमाउंट भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटमॉस्फेयर में इसकी प्रेजेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो बनते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। वैसे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं आपकी जो सन से आती हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती हैं और उसके थ्रू ओजोन बनता है। मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे ओजोन डेवलप होता है। यहां देखिए, स्टेप 1 में आपके पास ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल O2 की फॉर्म में रहते हैं। सन से आपकी अल्ट्रावायलेट सनलाइट आती है। अल्ट्रावायलेट लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो आपका ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O और O में डिसोशिएट हो जाता है। जो आपके ये सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वापस से जाके आपके क्या करते हैं? O, यहां पे जाके ये वापस से O से रिएक्शन करते हैं। तो ये सिंगल O मॉलिक्यूल्स आपके O2 मॉलिक्यूल्स के साथ में एड ऑन हो जाते हैं। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब O2 में एड ऑन होगा तो वापस से 3 एटम बन जाएंगे, यहां पे भी 3 एटम हो जाएंगे, तो मतलब ये O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि ऑक्सीजन जो O2 होता है वो पहले डिसोशिएट होता है सिंगल और O एटम के अंदर। जो वो सिंगल एटम है वापस से आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ये सिंपलेस्ट प्रोसेस आपको यहां पे नजर आता है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल होता है आपकी ओजोन की डेवलपमेंट में। अब हमें यह समझ आता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का रोल होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हायर एल्टीट्यूड के अंदर मैं बात करूं तो आपको पता है हायर एल्टीट्यूड में एयर बहुत थिन होती है, इसलिए वहां पे ओजोन जो है परफेक्टली बनता है। तो मैं ये बोलूंगा कि 90% आपका एटमॉस्फेयर का ओजोन जो है वो लगभग आपको 10 to 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको पता है एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। आपकी सेकंड लेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पे आपकी ओजोन लेयर जो है वो देखने को मिल जाती है।
तो यहां पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका ये होगा नीचे वाली लेयर जो सो ट्रोपोस्फेयर है, जिसमें मोस्टली आपके क्लाइमेटिक फिनोमेना जैसे कि रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपकी इस रीजन में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो पार्ट है आपका, वो आपका ओजोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ओजोन की कंसंट्रेशन को वहीं पे हम ज्यादातर पाते हैं, मतलब 90% ओजोन जो है आपका वो इसी सिचुएशन के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए, अब सवाल आता है कि सर हमें नीड क्यों है ओजोन की, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब ओजोन से हमारा क्या रिलेशन नजर आता है, हमारी नीड क्या है। तो एक्चुअली जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज थी, जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, उसमें सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो रेज ओजोन आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ओजोन जब एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो दे विल नॉट बी एबल टू रीच टू द अर्थ सरफेस। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनकी मेनली वेवलेंथ होती है 280 से 350 नैनोमीटर। यहां पे मुझे पता लगता है कि उनकी एब्जॉर्प्शन से हमें प्रोटेक्शन ये होती है, क्योंकि अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज से हम एक्सपोज होते हैं लंबे टाइम तक, तो डेफिनेटली वो स्किन कैंसर, जेनेटिक डैमेज या हमारे इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट जो है वो पहुंचाता है। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप की यील्ड जो है उसको भी कम करता है, एनिमल जो है उनको भी हार्मफुल इंपैक्ट पहुंचाता है। अब सवाल आता है कि जो आपका ओजोन लेयर है सर, उसको हम कैसे अमाउंट में मेजर करते हैं। एक्चुअली ओजोन लेयर को हम थिकनेस में मेजर करते हैं। थिकनेस मतलब एक डॉप्सन यूनिट हम बोलते हैं, जिसमें हम ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अगर ये डॉप्सन यूनिट कम हो जाती है, मतलब ओजोन की थिकनेस कम हो गई है, जिसके चलते चांसेस हो जाते हैं कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो आपकी अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगी। अब यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं अगर वो पहुंचेंगी तो फिर से ये सारी प्रॉब्लम हमें नजर आती हैं। तो मतलब ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि सर ओजोन में फिर होल कैसे हुआ। हमने ओजोन को समझा, हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा। अब सवाल ये आता कि ओजोन में होल क्रिएट हुआ तो हुआ कैसे हो, ये ओजोन होल होता क्या है। तो ओजोन होल की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे मुझे एक चीज पता लगती है कि कुछ केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये एटम जो है ये एटमॉस्फेयर में जब रिलीज हो जाते हैं तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं किसके साथ में, आपके ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ में। और उस केस में ये ओजोन को डिसोशिएट कर देते हैं, मतलब ये आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन को, और उसी केस में आपका ओजोन होल क्रिएट होता है। तो ये जो आपकी केमिकल कंबाइन होते हैं किसी भी सर्टेन वेदर कंडीशन में, कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर कंडीशंस के अंदर, ये क्या करते हैं आपके ओजोन को, मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसी तरीके से इस डिप्लीशन की वजह से आपका जो ओजोन था, जो डॉप्सन यूनिट थी जिसमें हम थिकनेस मेजर कर रहे थे, वो थिकनेस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं। सो ये जो फिनोमिना है आपका कुछ मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से भी कोरिलेट करता है। कैसे कोरिलेट करता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ओजोन होल सबसे ज्यादा देखने को मिला एंटार्क्टिक रीजन में। तो वहां के विंड, वहां का प्रेशर सिस्टम, वहां का टेम्परेचर सिस्टम, ये सब चीजें मिलके आपके ओजोन होल को क्रिएट करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्लोरीन और ब्रोमीन किस तरीके से आपके ओजोन होल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ओजोन होल क्रिएट करते हैं ओजोन को डिस्ट्रॉय करके। यहां देखिए, सनलाइट आती है आपकी, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सनलाइट के साथ। जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मेनली रेफ्रिजरेटर्स, एसी जब हम यूज करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम प्रोडक्शन करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, ये सब एटम्स जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब जब इनके साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रिएक्ट करती हैं तो इनके इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बन जाते हैं क्लोरीन के। अब ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो हमने CFC रिलीज किया, पहला स्टेप। CFC राइज करके, क्योंकि आपको पता है ये तो 10 to 40 किलोमीटर के बीच में मिलेगा, मतलब CFC जो है राइज करके ऊपर चले जाते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल को एमिट करते हैं। अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, आपके ओजोन के पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है। जब ओजोन के पार्टिकल आपके डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं तो यहां पे आपकी थिकनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब थिकनेस कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज फिर हमारे यहां पे पहुंचेंगी, फिर से वो CFC से रिएक्शन करेंगी, मोर डिप्लीशन होगा, मतलब हम एक साइकिल के अंदर फंस जाएंगे। और जब अल्ट्रावायलेट रेज यहां पे पहुंचेंगी तो डेफिनेटली आपके स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली हमारे लिए ज्यादा हो जाएंगी। तो ये कंडीशन आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की देखने को मिलती है।
अब आइडिया आपको लग गया होगा कि सर अगर ओजोन होल को बचाना है तो क्यों ना हम इन सीएफसी को बंद कर दें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद कर दें। जब ये बंद हो जाएंगे तो फिर तो अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से तो ओजोन लेयर उल्टा बन रहा था बजाय कि डिस्ट्रॉय होने की। एग्जैक्टली हमने यही किया है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है नहीं एटमॉस्फेयर में, तो हमारी ओजोन लेयर वापस से अपना होल जो है उसको वापस से रिफिल कर रही है। तो एक्चुअली हमें कब पता लगा कि ओजोन होल है? तो ये बात है आपके 1980s की, जिस टाइम पे हमें पता लगता है कि ओजोन लेयर जो है फर्स्ट टाइम ये नोटिस की जाती है कि ये डिप्लीट हो रही है। कुछ आपके ऐसे मेडिसिन्स जो हैं बनाने वाले फार्मासिस्ट, उनकी रिएक्शन के थ्रू पता लगता है कि ऐसा कुछ होता है। फिर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये पहली बार जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन के डिप्लीशन की बात की थी, शार्प ड्रॉप की बात की थी, वो 1980s के अंदर देखने को मिल गया था। तो ये जो यूनिक कंडीशन है ये सबसे पहले कहां देखने को मिली? अंटार्कटिक के अंदर। और बिगेस्ट जो इसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होती है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में देखने को मिल जाती है ओजोन होल की। यहां मुझे पता लगता है इन द मिडल ऑफ द 1980s हमने क्या किया, फिर बेसिकली हमने मेजर कारण ये जानने की कोशिश की कि भाई ऐसे मेजर क्या कारण है जिसकी वजह से ओजोन आपका डिप्लीशन हो रहा है। एंड वी फाउंड कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब जो इंडस्ट्रियल आपके जो केमिकल्स हैं, दीज आर अकाउंटेबल, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से आपका ओजोन होल होता है। तो ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको अगर हम बंद कर दें तो बाय एनी मीन हम इनको बचा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इनका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था। तो यूज में मुझे पता लगता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, सीएफसी जो है, रेफ्रिजरेशन के अंदर, पेंट के अंदर, फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर, एयर कंडीशनिंग के अंदर, इन प्रोस्पेक्टिव से इनका ज्यादा यूज होता था। तो डेफिनेटली अब हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें हम सीएफसी को डिक्रीज कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। तो राइट एट दिस प्लेस अब हमें पता लगता है कि हमने ऐसे क्या एफर्ट डाले जिसकी वजह से हमने ओजोन को रिपेयर कर पाए। हमें पता लगता है 1974 जो केमिस्ट हैं यूएसए के, जैसा मैंने बताया, दे फर्स्ट टाइम डिस्कवर कि देयर इज अ सम लिंक बिटवीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन। और उसके बाद में 1985 ब्रिटिश साइंटिस्ट उन्होंने पब्लिश किया कि भाई जो आपका लो ओजोन कंसंट्रेशन है ये मेनली अंटार्कटिक रीजन के अंदर ये देखने को मिल रही है। और अगर ये देखने को मिल रही है तो मेनली इसका कारण आपके सीएफसी हो सकते हैं। 1985 एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात करती है और डेफिनेटली यहां पे स्टेप्स लिए जाते हैं कि हम सीएफसी को लगातार क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसी के बाद 1987 मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल्स आते हैं। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल्स उन सब्सटेंसेस के ऊपर बात करते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जिनकी टेंडेंसी है कि ओजोन को डिप्लीट किया जाए। सीएफसी की ही बात कर रहा हूं मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की भी मैं बात कर रहा हूं। और ये एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बनाई जाती है कंट्रीज के ऊपर कि भाई आपका जो प्रोडक्शन होगा उसमें से हमारे जो मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हमें रिड्यूस करना है। आफ्टर दैट इन 2016 किगाली अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है, किसके अंदर? आपकी मॉनिटर प्रोटोकॉल के अंदर। क्यों अमेंडमेंट किया जाता है? एक्चुअली यहां पे हम बार बार फोकस कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे, लेकिन एक और प्रोडक्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको भी इस कैटेगरी में डाला जाता है कि भाई इसको भी हमें क्या करना है, खत्म करना है। मतलब यहां पे एलिमिनेशन 80 to 90% मांगा गया कि हाँ ठीक है ये करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि करंटली इन यूज है, बाय 2050 ये क्या करेगा आपका, इसको भी हम खत्म करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एक्चुअली ये कोई डार्क ज्यादा बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं था हमारे लिए डायरेक्टली, लेकिन ये आपका ग्लोबल वार्मिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है। अब 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इस सेंचुरी में हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से। तो डेफिनेटली इसको कम किया जाए क्योंकि ये तो ग्रीन हाउस गैस की तरह इफेक्ट कर रहा है। होता ये है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है ना तो टेम्परेचर बढ़ने पे केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन वो भी फास्ट हो सकता है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है उनको भी बंद किया जाए, बैन किया जाए। वैसे भी हम ग्लोबल वार्मिंग की थोड़ी फेवर में है कि ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली वी आर अगेंस्ट इट। तो वो चीज भी नजर आती है कि आप क्या करो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी बैन करो। सो दिस इज द जर्नी जो आपके नजर आती है। अब हमें पता लगता है कि 2066 तक आपका ओजोन होल जो कंप्लीटली रिपेयर हो चुका होगा, उसके बाद में हमें कहीं पे भी ओजोन होल देखने को नहीं मिलेगा। एंड दैट इज अमेजिंग थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस 2040 में ही आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट और 2045 में आपका आर्कटिक रीजन में रिपेयर होगा। 2066 हम एंटार्कटिक रीजन की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा बड़ा
कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हुआ था ओजोन का, या फिर सबसे बड़ा होल जो है वो क्रिएट हुआ था। सो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अबाउट ओजोन होल एज वेल एज ओजोन डेवलपमेंट। अब जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच 2024 के लिए, मतलब बैच 1 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से। 23 जनवरी से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होगा। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपकी काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाएगा सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम के लिए, जिसमें हम टारगेट रखते हैं कि वी हैव टू गेन 300+ मार्क्स इन दिस ऑप्शनल पेपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो स्टडी आईक्यू का 2024 मॉर्निंग बैच की मैं बात कर रहा हूं, 20 जनवरी से आपका मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने वाला है। लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको करवाई जाएगी। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स 14 जनवरी, मतलब अभी तक ओरिएंटेशन क्लास नहीं हुई है। स्टिल यू कैन टेक एडमिशन इनटू इट बाय यूजिंग कोड कपिल लाइव, और आप अपनी इंश्योर कर सकते हैं सीट प्रीलिम्स एग्जाम में। मैं आपको बताता हूं आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। यहां पे तो आप यहां पे जाएंगे गूगल पे, अगर आप स्टडी आईक्यू सर्च करते हैं तो फिर आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो भी बैच आपको ठीक लगे, जैसे कि आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है, आप बैच 2 में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपका मॉर्निंग फर्स्ट बैच होगा। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच जो है दैट इज आल्सो अवेलेबल, जिसकी क्लासेस 14 जनवरी से ही शुरू हुई है। और अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच की, तो 23 जनवरी से आपका ऑप्शनल बैच स्टार्ट होने वाला है। आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑफर्स में जाएंगे और इस लेवल पे जाके आप कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे। कपिल लाइव का कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहां डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पे एक बताना चाहूंगा कि अगर आप बैच 2 में, दैट इज कि आप लाइव फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके साथ साथ में आप अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं क्या ऑप्शनल पेपर, तो डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन इनटू द कॉम्बो कंडीशंस। कॉम्बो कंडीशन का मतलब क्या होता है, यहां देखिए, आपका ज्योग्राफी बैच है, आपका ऑप्शनल लेना है, आपको प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन बैच की तैयारी करनी है, तो आप यहां मोस्ट वैल्यूएबल कॉम्बो बैच पे जाएंगे, क्योंकि यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा, जिसमें आपको लाइव फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस प्लस में आपका ऑप्शनल, उन दोनों की तैयारी हो जाएगी। यहां पे जाके आप जब कपिल लाइव का कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम अफोर्डेबिलिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। Here it is, only in 28,000 आपका ऑप्शनल पेपर भी तैयार होगा और आपका प्री प्लस मींस लाइव फाउंडेशन बैच वो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। उसमें आंसर राइटिंग, आपका मटेरियल, आपके डाउट सेशन, आपका जो भी मेंटोरशिप, आपका ऑप्शनल पेपर, everything is comprehensively covered into it, so you can take, and yes, it is going to have a successful program फॉर योर जर्नी। मुझसे जुड़ने के लिए कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टा हैंडल kapil.bhardwaj 2022 को मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंड डेफिनेटली मैं जानता हूं कि ये आपका जो ओजोन के लिए जो आपकी नॉलेज थी, आई थिंक वो काफी हद तक क्लियरिटी हो गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।